वीडियोस ऑन नहीं जल्दी से कीजिए। और आज जो हम करने जा रहे हैं बच्चों, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है क्या, समझते हैं। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। और अक्षत जी, आप क्यों गायब हो गए? आप मंडे को क्लास थी, आप क्यों नहीं आए थे कल? मतलब कैसे कंफ्यूजन कैसे हो गई यार? और याद करो, थर्सडे को डिसाइड किया था कि मंडे को क्लास लेके ट्यूसडे को नहीं ले सकते थे, बोला था हाँ ना? सर, किया था। हाँ, आपने वीडियो देखा नहीं देखा? वो भी नहीं देखा अभी? नहीं वीडियो देख लिया ओके। वीडियो। चल, अच्छा। और जानवी, एक बात सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, आपने याद करके लिखा था या और होगा कंसीडर? ओके बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं, बस आपका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। सबसे पहले तो वेदिका, वेदिका तो हाफ एन आवर में भेज देती है, हाफ एन आवर के अंदर याद करके। उसका मेरे को पता चलता है याद करके, क्योंकि उसका सीक्वेंस में वो लिखती है। ओके। आधे घंटे में लर्न होता कैसे है? अब यार हो जाता है उसको, उसकी ये तो उसको नजर क्यों लगा रहा है? तेरे को क्या चुन मच रही है? सर नजर नहीं लगा रहा सर, मेरे को खुद वो 1 कर घंटा लेती 1.5 है, घंटा लग जाता है। वो उसका टैलेंट है। चल, आइए। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है समझते हैं। मैं आपसे ना दो एग्जांपल से इस टॉपिक को समझाता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन का और एक आज की सिचुएशन का। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है? तो उसको याद करने के लिए पहले हम समझते हैं। देखो बच्चों, मैं आपकी सबका मैंने पॉइंट को कंसीडर किया कि सर आज 1 घंटे की क्लास लेना। प्लीज, मैं अपना बहुत धीरे धीरे कराऊंगा जो टॉपिक है, चाहे हमें एक क्लास और लगानी पड़े इस चैप्टर में, कोई कोई डर नहीं है, लेकिन जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला है 10,000 शर्ट्स को एक मतलब बेचने का, ठीक है? अब जो 10,000 शर्ट्स का ऑर्डर है, उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10,000 शर्ट्स के लिए जो फंड्स है वो इशू कर दिए। वो फंड्स इशू कर दिए फॉर 10,000 शर्ट्स, ठीक है? 10K शर्ट्स। अब आ जाओ, एक उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा घपला किया और जो सामान खरीदा उसको पैसे मिल गए, लेकिन उसने जो सामान खरीदा वो 10,000 की जगह उसने सिर्फ 9,000 शर्ट्स के लिए सामान खरीदा। 1,000 शर्ट्स का जो पैसे थे वो गायब कर दिया, गबन कर दिया, उसको चोरी कर दिया। मटीरियल फॉर ओनली 9,000 शर्ट्स। परचेज डिपार्टमेंट ने आगे ये सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने भी गबन कर लिया और उसने प्रोडक्शन ऑफ ओनली 8,000 शर्ट्स। मेरा सवाल अब आपसे कि अगर ऐसा होएगा तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट अपने ऑर्डर को पूरा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसका ऑर्डर कितने शर्ट्स का था? 10,000 का। तो ऑर्डर विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए मतलब ना चाहते हुए भी 4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए। ऑर्डर सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट को मिला था, लेकिन प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, परचेज भी इन्वॉल्व हो गया, फाइनेंस भी इन्वॉल्व हो गया, सब इन्वॉल्व हो गए। और अगर कहीं पे भी इन चारों डिपार्टमेंट के बीच में अगर कहीं पे भी यूनिटी मिसिंग है, यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग है, मतलब अगर ये लोग अलग अलग चलने लग गए, ये 10,000 शर्ट्स के लिए चल रहा है, काम कर रहा है, ये 9, ये 8, अगर ये अलग अलग चलने लग गए, कहीं पे भी यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग हो गया, तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आया ये एग्जांपल? अब मैं इसी को आपको आज के टाइम से समझाता हूं। मान लीजिए सेंटर ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, सेंटर तो समझते हो ना, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर हैज इशूड फंड्स टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, टू फार्मा कंपनीज फॉर रिड्यूसिंग 10 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन, ठीक है? ये अब इसके बाद कंपनीज ने क्या किया? फार्मा कंपनीज ने उसमें से 1 लाख डोजेस कम बनाई, मतलब बनाई, लेकिन उसको अपना आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। फार्मा कंपनीज ओनली मैन्युफैक्चर्ड, मेरे इस एग्जांपल को समझना, मैन्युफैक्चर्ड डोजेस, सॉरी 9 लाख डोजेस फॉर द पब्लिक, और 1 लाख उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दी। अब आगे आ जाओ, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, लॉजिस्टिक्स मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, उन्होंने 1 लाख और निकाल ली और 8 लाख ही आगे हॉस्पिटल्स तक लेके गए। ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज ओनली ट्रांसपोर्टेड 8 लाख डोजेस। तो एक बात बताइए, क्या जो सेंटर का गोल था, और हॉस्पिटल ने भी आगे, हॉस्पिटल प्रोवाइडेड ओनली 7 लाख डोजेस टू पब्लिक।
तो एक बात बताइए, जो हमारा एम था, जो हमारा सेंटर का एम था कि हम 10 लाख लोगों को इससे वो करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, क्या वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाया। एक और ये हो गया आज का टाइम, ये कोविड का एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में। 2016 में आप इतने छोटे तो नहीं थे। 2016 में एक चीज हुई थी इंडिया में, क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन। याद है सबको? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, शायद आपको पता हो, सब बिजनेस फैमिली से ही आते हो तो पता ही होगा आपको। घर पे एक तहलका सा मच गया था, नोट निकल रहे थे दीवारों से, पलंग के नीचे से, यहाँ से वहां से, फिर पापा उसको गड्डियां बना बना के जा रहे थे, सब हो रहा था ना ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी का। चलो एनीवेज, हम इसमें नहीं जाते। देखो वो बहुत अच्छी स्कीम थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन वो फेल क्यों हुई? फेल इन द सेंस वो वैसा रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई जो उसको करना चाहिए था। होता क्या था, 2000 के जो नए नोट इशू हुए थे वो बैंकों तक इशू हुए। ठीक है, बैंकों में 2000 के नए नोट इशू हुए। 2000 रुपीज, 2000 के नोट्स बैंक तक पहुंचे, नोट्स टू बैंक। बैंकों वालों ने, बैंक में क्या हुआ, जो मैनेजर्स थे उन्होंने घपला कर दिया। मैनेजर्स ने 2000 के नोट जो पब्लिक को देने थे उसको क्या कर लिया, रख लिया अपने पास पीछे से। और क्या किया, उनको वही जो एक्सचेंज हो रहा था, ओल्ड के बदले में नए नोट, वो काम शुरू कर दिया ब्लैक मार्केट में। तो मैनेजर्स ने ये घपला किया। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स वाले थे, जो नोटों की वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, वहां घपला हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग हुई। यहाँ से इश्यू होते थे, मान लीजिए 20 लाख नोट, 20 लाख रुपए मैनेजर्स के पास पहुंचते थे, लेकिन मैनेजर्स उसमें से 19 लाख ही दिखाता था, 1 लाख रुपए आगे वो अपने पर्सनल लोगों को दे देता था, ऐसे लॉजिस्टिक्स वाले। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यूनिटी ऑफ एक्शन मिसिंग हुई। और अगर हम 3 डिपार्टमेंट्स है और तीनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग चलेंगे तो कभी भी हमारे जो गोल्स है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। समझ में आया? अब देखो बच्चों, ये तीनों हाँ जी भैया। लॉजिस्टिक वाले कौन होते हैं? लॉजिस्टिक मतलब जो वैन्स होती है ना, जो ट्रांसपोर्ट करती है मनी वो वगैरह, तो तो निकाल ही नहीं सकते, ऐसे नहीं, अरे पैसे यार काउंट निकाल तो होके नहीं आते सकते, हैं। निकाल नहीं सकते, ऐसे तो मैनेजर्स भी नहीं निकाल सकते ना। मैं कह रहा हूँ कि सब मिले हुए है ना, सब मिले हुए थे। एक बात होता, मैनेजर्स भी थोड़ी ना निकाल सकते थे उस टाइम पे, उनकी मिली भगत थी, कोई चेक नहीं था, कोई ऑडिट नहीं हो रहा था, इसलिए तो निकाल पाए कि कम शो कर देते थे कि हम यहाँ से कम ट्रांसपोर्ट किए, कुछ होता ही नहीं था, कुछ ऑडिटिंग वाले भी मिल जाते थे, तभी तो फ्रॉड हुआ। ये फ्रॉड ही तो है, मतलब ऐसे तो तो निकाल ही नहीं सकता, कोई भी नहीं निकाल तो सकता वो ऐसे तो। काउंट ही नहीं हो गए सेंट्रल बैंक पे, तो कि वहां पे ये पैसे इशू भी हुए हैं? हाँ ऐसा है ना, वो सब जगह पे सब काउंट ही लोग, नहीं हुए होगी मनी सप्लाई का? हाँ काउंट भी नहीं हुआ सब जगह, मतलब सब लोग इन्वॉल्व थे। ये नहीं है कि एक जने का काम है कि मैंने जस्ट निकाल दिया। आरबीआई तक इन्वॉल्व था इसमें, आरबीआई तक इन्वॉल्व, तभी जाके इतना बड़ा स्कैम हुआ। ठीक है, तो मतलब पॉइंट ये है कि सब लोग एक जैसा डायरेक्शन में नहीं सोच रहे। अब देखो, कोऑर्डिनेशन की बड़ी डेफिनेशन है, तो मैं आपको तोड़ तोड़ के याद कराऊंगा 4 लाइनों में, नोट्स नहीं देखना, यही देखना है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग, यहां देखना, इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब सब लोग एक जैसा काम करें, अमंगस्ट, अमंगस्ट वेरियस इंटरडिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, अमंगस्ट वेरियस इंटरडिपार्टमेंटल, इंटरडिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। इंटरडिपार्टमेंटल एक्टिविटीज का क्या मतलब हुआ, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे ये सब डिपार्टमेंट, पैसे का प्रिंटिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, प्रिंटिंग वाली, लॉजिस्टिक्स वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वो सब। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो वैक्सीनेशन बनानी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर उसका लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, फिर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स, फिर सब जहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट सब इन्वॉल्व है। ऐसे यहाँ पे मैंने बोला फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, तो इंटरडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। अगर ऐसा हो पाया, अगर ये यूनिटी ऑफ एक्शन आ पाया, तो उससे क्या होगा, एंड हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। हार्मोनियस का क्या मतलब हुआ, अच्छा, पीसफुल, हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, implementation of plans to achieve desired goals, to achieve desired goals। देखिए बड़ी डेफिनेशन थी, लेकिन जैसे हम हमेशा याद करते हैं, किसी भी बड़ी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के याद करते हैं, वैसे ही करेंगे। एक लाइन को देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक तरीका है जिससे हम क्या अचीव कर पाए, यूनिटी ऑफ एक्शन। किसके बीच में, जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट एक्टिविटीज है, उनके बीच में, और बिल्कुल पीसफुल तरीके से, हार्मोनी के साथ, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स टू अचीव डिजायर्ड। ठीक है बच्चों, एक बार याद करने की कोशिश करें, जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। एक दो बार मैं बोलूंगा, फिर आपसे बोल पाऊंगा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन?
इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ, अभी रुक जाओ, मैं ना आपको अभी टाइम दूंगा, ये एग्जांपल्स भी आपको लिखवाऊंगा ऐसे ही अपने नोट्स में, इनको छोटे छोटा सा लिख लेना, आपको याद आ जाएगा 6-7 महीने बाद मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल्स दिए थे। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग्स द वेरियस इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज, बेटा तोड़ तोड़ के ही याद करनी है, एंड हार्मोनियस इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। फिर से, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग unity of action amongst the various interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve the desired goals. Last time बोल रहा हूँ, coordination is the process of achieving unity of action amongst the various interdependent activities and harmonious implementation of plans to achieve the desired goals. चलिए बच्चों, अब 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में जल्दी से डेफिनेशन को याद करिए, फिर मैं आपसे लिखवा भी सकता हूँ। सबको याद हो गई? नो सर। हाँ कोई नहीं, आराम से लिखिए, आराम से याद करिए। अक्षर जी प्लीज वीडियो ऑन करिए। आप तो सबसे स्मार्ट लगते हो मेरे को, सबसे भोले सबसे स्मार्ट बच्चे लगते हो, और कनव जी आप भी। चल जल्दी से याद करिए, बहुत बड़ी डेफिनेशन है लेकिन इजीली याद कर हो जाएगी। अगर मैं आपकी जगह होता और मैंने इतनी मेहनत करके डेफिनेशन याद करी है, तो मैं क्या करके आता, मैं जब भी इस डेफिनेशन को लिखता तो मैं वहां पे इसको एक बॉक्स में लिख के आता, बड़ा सा बॉक्स बना के आता और इसको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को लिखता। हो गई याद? रिपीट करेंगे, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ, बोलिए जल्दी से बोलिए पहली लाइन, ऑफ Achieving unity of action amongst various interdepartmental activities and harmonious Harmonious implementation of implementation plans of plans plans and to achievement of achieve the desired goal. goals. ओके, अभिनव जल्दी से And बोलिए, पूरी डेफिनेशन बोलिए harmonious. बिना। And harmonious. Sir, coordination is a process of achieving unity of action amongst various interdepartmental activities. ओके, uh, इंटरडिपेंडेंट, मैंने इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, interdependent activities and harmonious implementation of plans and achieving goals. to achieve the desired goals. Okay, अब ऐसा है बच्चों, सब बच्चे 2 बार लिख के इस डेफिनेशन को अभी, और मैं सबके रजिस्टर्स देखूंगा अभी, जल्दी से लिखना शुरू करिए नोट्स पे, जल्दी से इसको आप वो लिखिए जहां पे भी आपको टाइम लगे, अच्छा जहां पे भी आपको जगह मिले वहां लिखिए। जब ये वाला एग्जांपल हो जाए तो मेरे को बताना, मैं दूसरा एग्जांपल लिखूंगा। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको कोविड के आज का सिनेरियो का दिया है, और तीसरा मैंने डीमोनेटाइजेशन का दिया है। तो कहीं पे भी बेसिकली कोऑर्डिनेशन, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। इनफैक्ट आपके पढ़ने में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ ओनली 8,000 शर्ट्स। परचेज में क्या लिखा है हमें? परचेज में मटेरियल परचेज फॉर 9,000 शर्ट्स। सर आपने प्रोडक्शन में क्या लिखा? प्रोडक्शन ऑफ ओनली 8,000 शर्ट्स। जब ये हो जाए बता देना, मैं नेक्स्ट एग्जांपल दिखा दूंगा। सर हो गया। हो गया, सबने लिख लिया? ओके, अब आप आइए
नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये, आप अपने शॉर्ट में लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल्स लिखवाने का जो सिंपल मतलब होता है वो ये होता है कि जब आप 2-3 महीने बाद, आज अभी जून है, आपके एग्जाम अगले साल मार्च में होपफुली होएंगे, तो जब आप उस टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको पूरा क्लास का एक तरीके से आपके सामने ग्लिम्स आ जाए कि हाँ सर ने ये एग्जाम्पल दिए थे। सर आपने क्या लिखा है? फार्मा कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 डोजेस, 10 लाख डोजेस। ये फार्मा 2 लिखा है, को लिखा है? फार्मा कंपनी सीईओ, तो उसके नीचे क्या लिखा है? फार्मा कंपनी ओनली मैन्युफैक्चर्ड 9 लाख डोजेस। सर फर्स्ट वाली यहाँ पे फार्मा कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10 लाख डोजेस। हमें ना 3 फीचर्स करने हैं, 3 क्वेश्चंस करने हैं। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन हमारी हो गई, अब हमें करने हैं इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और एसेंस। देखते हैं आज कितना कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। इसके 6 फीचर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो 6 फीचर्स है, हम उसकी मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स लिख रहा हूँ, नोट्स को आप कर दीजिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। अभी बिल्कुल ध्यान मत लगाना कि नोट्स में लिखा क्या है, पॉइंट के अंदर है क्या। अभी सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आपको याद कराने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल पे हो। डिटेल में बात करेंगे अभी 5 मिनट बाद। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, पहला। दूसरा पॉइंट कहता है दैट इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट कहता है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये और ये पॉइंट काफी सिमिलर है, ये दोनों पॉइंट काफी सिमिलर है कंटेंट में भी और वैसे भी आप देख ही सकते हो। उसके बाद इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज ऑल परवेसिव। एंड लास्टली इट इज, जो अभी एक पुलकित ने पॉइंट बोला था उससे रिलेट करूंगा, इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस। क्या मतलब है वो सब बताऊंगा। तो ये 6 फीचर्स होते हैं। सबके फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन कर दीजिए। देखो मैं अपने बारे में भी बोल सकता था, लेकिन तुम हंसोगे मेरे बारे में, इसलिए मैं रणबीर के बारे में ऐसा बोल देता हूँ। लेकिन अगर ठीक लगे तो चलो मेरा नाम लिख लेना। राहुल इज एक्सट्रीमली क्यूट एंड डैशिंग। और क्यूट ही लिखना है, बच्चे ना गलत गलत चीजें लिख देते हैं, और डी से डैशिंग ही लिखना है, कुछ और सीधी उल्टी सीधी चीजें ना लिख दो, ऐसे डम्ब ना लिख दो बेसिकली। हाँ चल आइए जल्दी से याद करेंगे सारी हेडिंग्स। सी से क्यूट लिखना, छोटू ना लिख दो ना, आप समझ रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब अपने अपने मन की बात। चोमू चोमू लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना, क्यूट ही लिखना। चलिए जल्दी से सारी हेडिंग्स याद करिए, फिर हम इसकी डिटेल में चलें। आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, आई से इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ई से इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सी से कॉन्टिन्यूअस, ए से ऑल परवेसिव एंड डी से डेलिब्रेट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे पूछा था 1-2 क्लासेस पहले, अभी ना फीचर्स के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? फीचर्स के सर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, और क्या क्या नाम हो सकते हैं बताइए? और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये 3 नाम हो सकते हैं, आंसर सेम होएगा। जल्दी से फीचर्स की हेडिंग्स याद करिए, फिर हम आगे चलते हैं और हम इसकी डिटेल में चलते हैं की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आर से क्या था बताइए, जल्दी से बताइए। आर से क्या था? responsibility of all Responsibility managers, of all ई से क्या था? तो क्या integrated group Integrate effort, group मैं ई से पूछ रहा हूँ, आप आई से बोल रहे हो। ensures unity Ensures of unity of action। ए से क्या था? all perceived, ऑल परवेसिव। सी से all Continuous. continuous। सी से process,
Deliberate डेलिब्रेट प्रोसेस, और आई से इंटीग्रेशन integrated ग्रुप group एफर्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है इसलिए सीधा डिस्कशन पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेवल्स होते हैं, हमने कल ही किया, सॉरी 3 लेवल्स होते हैं, हमने कल ही किया, टॉप, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन चाहे आप टॉप पे काम कर रहे हो, चाहे मिडिल पे कर रहे हो, चाहे लोअर पे कर रहे हो, आपको चाहे वो किसी भी लेवल पे आप काम कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। टॉप वाले किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल के साथ, मिडिल वाले किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, टॉप एंड लोअर के साथ, एंड लोअर किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जो इनके वर्कर्स होते हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ये करते हैं वर्कर्स के साथ। ठीक है ना, तो आपको 3 लाइन लिखनी है, टॉप मैनेजमेंट इट इज, सॉरी 4 लाइनें लिखनी है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, पहला पॉइंट। फिर आप लिखोगे टॉप कोऑर्डिनेट्स विद द मिडिल लेवल, मिडिल कोऑर्डिनेट्स विद टॉप एंड लोअर कोऑर्डिनेट्स विद द वर्कर्स। समझ में आ गया बच्चों, इजी है, कोई मन में डाउट तो नहीं है? हाँ जी अभिनव, गिरीश, क्लियर है चारों पॉइंट्स? आप ये डायग्राम भी बना के आएंगे वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो ये हमारा हो गया रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, फर्स्ट, बिल्कुल इजी है, सबसे इजी पॉइंट यही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो वो डी से क्या पॉइंट था? कौन सा? डेलिब्रेट, डेलिब्रेट, इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, डेलिब्रेट, अभी बताऊंगा डेलिब्रेट का क्या मतलब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका कि अभी हमने किया, जैसे एग्जांपल्स देखो, पुलकित एग्जांपल से ये फायदा होता है कि सारे पॉइंट्स आप एग्जांपल से ही समझ सकते हो। जैसे ये इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, तो सब डिपार्टमेंट्स की को एक काम करने में यूनाइट करना, जितने भी डाइवर्स एलिमेंट्स है उनको यूनाइट करके एक काम, एक वर्क एक्टिविटी बनाना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनटू वन एक्टिविटी, इट यूनाइट्स द वेरियस क्या कहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज इनटू वन एक्टिविटी। बेसिकली क्या काम होता है, कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या है, कोऑर्डिनेशन का पर्पस है टू प्रोवाइड अ कॉमन डायरेक्शन, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सो दैट द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव। बेसिकली कोऑर्डिनेशन का क्या एक फीचर है कि वो सब लोगों के काम को मिलाता है, उनके काम को एक दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है, जिससे कि जो अलग अलग काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो रही है, फाइनेंस में पैसा अरेंज हो रहा है, मार्केटिंग में मार्केटिंग हो रही है, सेल्स में सामान बिक रहा है, वो सब एक काम की तरफ चले, वो सब एक गोल को अचीव करने की तरफ चले। तीसरा पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है, ऑलमोस्ट 90% पॉइंट सेम है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन भी क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कोशिश करता है, कोऑर्डिनेशन ट्राई करता है कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में यूनिटी हो। ऐसा वो कैसे करता है, बाय एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स। तो मैंने यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स वर्ड यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर दिया कॉमन डायरेक्शन, बस ये 2 वर्ड्स चेंज करते हैं और ऑलमोस्ट पूरा पॉइंट सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे कॉमन डायरेक्शन, यहाँ पे हम वर्ड यूज कर देंगे बाइंडिंग फोर्स। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सो दैट द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। बताइए गिरीश, समझ में आ गए तीनों पॉइंट अभी तक? यस सर। ओके, पुलकित आपको कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में? आगे चले। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सबसे सिंपल पॉइंट, ये भी वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉइंट। ये ऐसा नहीं है कि एक बार काम हुआ खत्म हो गई कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जब तक चलती रहेगी जब तक ऑर्गेनाइजेशन है। प्लानिंग से शुरू होती है, कंट्रोलिंग तक चलती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग। So it is a never ending process, it is a never ending process। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल परवेसिव, हाँ जी बेटा, सेकंड और थर्ड सिमिलर ही है ना? मैंने देखो क्या कहा, एनसीईआरटी में 2 पॉइंट पता है बनेंगे। मेरे को, हाँ, पूछ रहा हूँ बस। 80% तो आप सेम, अभी रीड कराऊंगा, 80% सेम है, सिर्फ एक 2 वर्ड चेंज हो रहे हैं बस। ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव में क्या मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह चाहिए, इन ऑल डिपार्टमेंट्स, इन ऑल लेवल्स एंड बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो क्योस हो जाएगा, एंड अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो देयर विल बी ऑर्डर। तो कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, इजी लगा? अब जो पॉइंट है जो थोड़ा समझाने वाला है उस पे आते हैं। ये पॉइंट है डेलिब्रेट।
डेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा डेलिब्रेट का क्या मतलब? इंग्लिश में डेलिब्रेट, हिंदी में इंटेंशनल। जानबूझ के। हाँ वेरी गुड, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला, इंटेंशनल। आपने क्या बोला था दिव्यांशी, आप क्या कह रही थी? तो जानबूझ के करना। मैं वही लिख रहा था, मैं हिंदी में वही लिख रहा था, जानबूझकर। और डेलिब्रेट का और क्या मतलब हो सकता है? इंटेंशनल, बिल्कुल सही बोला। कॉन्शियस, कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब सोच समझकर। तो अब इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको डेलिब्रेटली हर मैनेजर को करना है। मैं आपको ना दो एग्जांपल से समझाऊंगा। दोनों एग्जांपल्स में हमारे दो बेस्ट बडीज है क्लास के, और वो दो बेस्ट बडीज कौन है पता है ये सबको? पुलकित, पीएस एंड जीके। ठीक है, तो अब इनका नाम हो गया पीएस एंड जीके। ओके, ये हमारे लंगोटिया यार है। अब क्या हुआ, ये दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्त। मैं इनका मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैंने इनको आके बोला कि पीएस एंड जीके तुम दोनों साथ में बैठ के काम करो, और ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 करनी है। मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, साथ दोस्त हो, बढ़िया दोस्त हो, आसपास साथ बैठो और काम करो। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त फ्रेंड्स है। तो दोनों ने एक वो किया, दोनों ने मतलब एक ये तय किया, डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। लेकिन कहते हैं ना किस्मत के मारे है दोनों, दोनों है बिल्कुल ही अनपढ़। ठीक है, दोनों जिस जोक से कोई मजाक मजाक है सिर्फ, दोनों है बिल्कुल ही अनपढ़, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही इनको दिमाग नहीं है, बिल्कुल ही भोले बच्चे हैं। तो एक बात बताइए मेरे को, मेहनत करेंगे ये दोनों, मेहनत करेंगे, लेकिन क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? उस मेहनत का कोई रिजल्ट निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है दोनों को, दोनों बिल्कुल अनपढ़ है। बस क्या होएगा? एफर्ट्स वेस्ट होएंगे। अब यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन है। कॉपरेशन मतलब ये दोनों साथ में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। पूरी पूरी रात बैठ के उन्होंने कोशिश की, लेकिन बिल्कुल 0/0। तो क्या हुआ? कॉपरेशन है, लेकिन यहाँ पे इनको कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है। तो कॉपरेशन है बट कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इससे क्या हुआ? अगर कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इससे क्या हुआ? एफर्ट्स का वेस्टेज हुआ। क्या हुआ? एफर्ट्स वेस्ट हुए, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, पूरी रात लगा भी दी, लेकिन निकला क्या? बिल्कुल 0, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। ऑन द अदर हैंड अगर क्या होता है, ये दोनों दोस्त के बीच में बहुत ज्यादा वॉर हो चुका है, बंदी को लेके बड़ा ज्यादा झगड़ा हो चुका है किसी कोई। तो अब ये क्या है, ये दोनों साथ में नहीं बैठना चाहते, लेकिन मैं आया और मैंने कहा चलो दोनों एक सीट पे बैठो, दोनों एक सीट पे बैठो, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ। गिरीश जी यहाँ ध्यान दे ले। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप ये एक्सरसाइज मेरे सामने बैठ के करो। तो ये एक डेस्क है, इस पे ये पुलकित भी बैठा हुआ है और ये भी बैठा हुआ है। पुलकित ने गलती से अपना हाथ नीचे रख दिया, तो इतना गुस्सा आ रहा था जीके को, जीके की बंदी बंदी का कुछ चक्कर था। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि कंपास लिया और इसके हाथ में घुसा दी। ठीक है, अब कोई नहीं, तो पुलकित ने सोचा कोई नहीं, मैं भी बदला लूंगा। कि पुलकित भी अब आगे क्या करेगा वो बात छोड़ते हैं, हम उसमें नहीं जाते। तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपरेशन नहीं है, यहाँ पे कॉपरेशन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि मैं उनको फोर्सफुली बिठा रहा हूँ और मैं उनको फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि तुम इस काम को करो, मेरे साथ सामने बैठो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन होएगा, दोनों के मन में क्या होएगी? गुस्सा आएगा, डिससैटिस्फैक्शन होएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि कोऑर्डिनेशन बहुत सोच समझकर करने वाली चीज है। अगर कोऑपरेशन है तब भी कोऑर्डिनेशन करना है, अगर कोऑपरेशन नहीं है तब भी कोऑर्डिनेशन करना है, लेकिन सोच के, समझ के और कॉन्शियसली तरीके से। ऐसे नहीं है कि अगर आपके एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव है, अगर आपके एम्प्लॉइज खुद साथ में काम करने वाले हैं, तो आप ये कहो कि वो अपना कोऑर्डिनेट कर लेंगे, नहीं, आपको तब भी कोऑपरेशन करना है। उनको एक कॉमन डायरेक्शन दिखानी है, उनको एक कॉमन डायरेक्शन दिखानी है, लेकिन सोच के समझ के। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकता है, और कोऑपरेशन हो और कोऑर्डिनेशन ना हो तो एफर्ट्स की वेस्टेज हो सकती है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है हर मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की। बताइए, सारे पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? क्लियर है? कोई मन में कोई डाउट तो नहीं चाहिए पॉइंट्स को लेके? ठीक है, चल तो अब ऐसा करते हैं, जल्दी से सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, अपने नोट्स पे आइए और डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो कम टू पेज नंबर, जल्दी से आइए 1.11। और बच्चों इसमें ना आप एक बार सिर्फ इसी पेज पे, बहुत जगह है नीचे, ठीक है, इसी 1 मिनट को, इसी पेज पे बहुत जगह है, तो आप नीचे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन एक बार तोड़ तोड़ के लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखवाई थी। बस एक बार तोड़ के लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे। ऐसे रजिस्टर में तो लिखी हुई है, एक बार बुक में भी लिख लीजिए तोड़ के 4 लाइनों।
इसी पेज पे बहुत जगह है नीचे। मिल गई? चलिए हटा दूं इसको। इंटर डिपार्टमेंटल लिखा हुआ है। इंटर डिपार्टमेंटल, हाँ अच्छा इंटर डिपेंडेंट है, सॉरी इसको इंटर डिपेंडेंट कर दो इसको, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, इसको ना इंटर डिपेंडेंट कर दो। चलिए ओके, आइए जल्दी से डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन हमें अच्छे से याद होगी। एक और डेफिनेशन है, ये छोटी डेफिनेशन है, इसको आप कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो कहीं पे भी। द प्रोसेस बाय विच, या ये वन मार्कर में आ जाती है, अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है? मिलाना। सिंक करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मिलाना। द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो दोनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सेकंड मैंने इसलिए याद नहीं कराई, बहुत ही इजी है, उसको आप कहीं पे भी उसके लेफ्ट में लिख लो, कैन बी यूज्ड एज कंक्लूजन। कहीं पे भी आप उसको कंक्लूजन की तरीके से यूज कर सकते हो। प्लस वन मार्कर से आ सकती है, द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, नेम द प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। तो अंडरलाइन करिए सिंक्रोनाइज। ओके, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कोऑर्डिनेशन हर जगह है, इट इज इनहेरेंट, मतलब वो हर फंक्शन के अंदर है। प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग में भी है, स्टाफिंग में भी है, डायरेक्टिंग में भी है, कंट्रोलिंग में भी है। तो अगेन वन मार्क का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज डैश एंड डैश फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके सामने चार ऑप्शंस होंगे, इनहेरेंट एंड इम्प्लिसिट एक होएगा, और सब उल्टे सीधे होंगे, तो आपको पता होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट, तो यहाँ पे 1M लिख लीजिए, 1M मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। वहां पे जल्दी से स्लैंग लिखिए पहले तो। राहुल लिख लीजिए, रणबीर लिख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। बस स्लैंग बता दो दोबारा से। हाँ जी राहुल, या मैं ऐसे, मेरे को भी जरा आती है शर्म। राहुल इज एक्सट्रीमली क्यूट एंड डैशिंग। ओके चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा, आप लोगों ने मेरे ऊपर कंडीशन डाल दी है कि सर जल्दी कराओ, आज का चल थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पहला बच्चों पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको हमेशा जैसे बोला है, हम इसको पैराग्राफ में नहीं याद करेंगे, हम पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे। तो आप अंडरलाइन करते रहिए, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट लिखते रहिए। जैसे कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स या यूनिफाइज द डाइवर्स एक्टिविटीज इनटू पर्पसफुल वन एक्टिविटी। पहला पॉइंट है, क्या मतलब हुआ? जितने भी डाइवर्स एक्टिविटीज है, जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज है, उसको यूनाइट करके एक एक्टिविटी कर बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर सब लोग 10 लाख वैक्सीनेशन रिड्यूस करने की तरफ सोचते तो कोई दिक्कत नहीं होती, कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत ही नहीं होती। जैसे पुलकित ने कहा, अगर सब लोग ये सोचते कि हाँ हमें डिमोनेटाइजेशन को एग्जीक्यूट करना है जैसे होना चाहिए, तो कोई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सब लोग अलग अलग सोच रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन यूनाइट्स, यूनिफाइज द डाइवर्स एलिमेंट्स इनटू वन एक्टिविटी। पहला पॉइंट, इट गिव्स अ कॉमन फोकस, हाईलाइट करिए, कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट्स टू ensure that the performance is as it was planned। ठीक है, तो अंडरलाइन करिए कॉमन फोकस। ओके नेक्स्ट पॉइंट, कोई लीव नहीं करेगा क्लास में, अपने आप जल्दी छोड़ दूंगा, बस ये लास्ट करेगा यूनाइट, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बताऊंगा कब करेंगे, कैसे करेंगे कंप्लीट। ensures unity of action, the purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of common goals। पहला पॉइंट कि यूनिटी होनी चाहिए जब हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव करें। देखो इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, हाईलाइट करिए, बाइंडिंग फोर्स between different departments and ensures that all the action is aimed at achieving the goals। पुलकित एक बात बता, मतलब दो वर्ड्स तो अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, दोनों में ऑलमोस्ट 80% 70% सेम है, बस वर्ड्स चेंज किए, एक में बाइंडिंग फोर्स लिख दिया, एक में हमने लिख दिया कॉमन फोकस। ठीक है ना, तो आप उसको एक तरीके से याद करो और कुछ वर्ड्स को चेंज करो, आपको भी पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो वर्ड्स को चेंज करो। ठीक है, ओके। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, मैं एक चीज बताता हूँ, ये ना आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है फीचर्स।
तो आप ये ध्यान में रखना कि बाइंडिंग फोर्स वर्ड किसके लिए यूज हुआ है और कॉमन फोकस किसके लिए यूज हुआ है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बट नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाता है तो आपको मान लो कॉमन फोकस यूज हुआ है तो आपको इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स ही आइडेंटिफाई करना है, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन आइडेंटिफाई नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? वैसे चाहे आप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन पे आ गया तो वो यही चेक करना चाहता है कि आपने कितनी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ओके, it is a continuous process, it is not a one time function, it begins at the planning stage and goes till controlling। दो लाइन है, इसकी भी दो लाइन है। coordination is an all pervasive, इसकी भी दो लाइनें बनाते हैं, दो या तीन। it is required at all the levels of management due to the interdependent nature of activities, पहला point। it integrates the efforts of different departments, दूसरा point। in the absence of coordination there will be chaos instead of order, तीसरा। coordination is the responsibility of all managers के साथ में ये छोटा सा पिरामिड बना लो जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये छोटा सा पिरामिड बना लीजिए, ये वाला जो हमने भी बनाया था ना यहाँ पे, ऐसा पिरामिड बना लीजिए और लोअर का ऐसे, और आपको पेपर में भी बना के आना है, ज्यादा बड़ा नहीं, क्या पूरे पेज का बना दो, छोटा सा। Okay. पॉइंट का है ना ये ये तो। एक्सप्लेन कर दोगे एक बार? क्या कह रहे हैं बेटा? एक्सप्लेन कर दो ये वाला। स्टेट मैं समझा नहीं, स्टेट मतलब? एक्सप्लेन। अच्छा हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। गिरीश आप क्या कह रहे हो? फिफ्थ पॉइंट का ही है ना ये? हाँ, फिफ्थ पॉइंट। एक पुलकित, ये इसमें ये हम कह रहे हैं कि टॉप लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है? मिडिल लेवल के साथ, जो उनके नीचे काम करे तो वो कोशिश करता है कि मिडिल लेवल के साथ वो कोऑर्डिनेशन बना रहे। फिर मिडिल लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? टॉप के साथ भी करता है और लोअर के साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। और लोअर लेवल किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? मिडिल के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है और अपने उसके साथ साथ वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन। ये दिखा रहे हैं कि चाहे आप कोई मैनेजर टॉप पे काम करे, मिडिल में काम करे या लोअर में काम करे, उससे फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ काम कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, ये पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आइए लास्ट पॉइंट। इसको थोड़ा सा इसमें ना, मतलब जो मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिया था जीके और पीएस का, वो भी लिखवाऊं, मतलब समझाने के लिए लिखना। पहले हम रीड करते हैं। A manager has to coordinate the efforts of different people in a रीड नहीं करा हमने फिफ्थ पॉइंट। अच्छा हाँ, सॉरी, रीड नहीं किया। Coordination is a function of every manager. Top level managers needs to coordinate with their subordinates. Basically कौन हो गए? Middle level, to ensure that the goals are achieved, duly carried out. Middle level coordinates with both top level and first line. हमने कल ही पढ़ा था, लोअर को फर्स्ट लाइन भी कहा जाता है, yes or no? लोअर के 4 नाम होते हैं, फर्स्ट लाइन भी कहा जाता है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई मन में? एंड फिर आ जाइए, ऑपरेशनल भी कहा जाता है, लोअर की जगह उन्होंने ऑपरेशनल लिख दिया। ऑपरेशनल लेवल कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज विद द वर्कर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों ये 4 नाम होते हैं लोअर के, कल ही हमने पढ़ा था। ओके, अब आइए लास्ट पे। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। अंडरलाइन करिए, कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर, पहला पॉइंट। सेकंड, इवन, अब देखो बच्चों, ये वाला एग्जांपल आप ना सिर्फ अपने समझने के लिए ये चीज लिखना, मैं बताता हूँ क्या। ये वाली चीज लिखना कि अगर कॉपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉपरेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होएगा। और अगर कॉपरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन है, ऐसे लिखना, कॉपरेशन है कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। और अगर कॉपरेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन है तो डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉयज, डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉयज। ये ना जगह है आपके पास, वहीं पे छोटा सा लिख, डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉयज। सर वो नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है। मैं इसको अलग से लिख दूँ। देखो, अगर कॉपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होएगा? वेस्टेज होएगी, क्योंकि वो दोनों ने मेहनत तो की, जीके और पीएस ने, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉपरेशन नहीं है और कोई उनको फोर्स करे कि तुम साथ मिलके काम करो, तो क्या होएगा? डिससैटिस्फैक्शन। इसलिए कोऑर्डिनेशन ऐसे नहीं है कि बस हो गई, उसको सोच समझ के करने वाली चीज। डिससैटिस्फैक्शन अमंगस्ट एम्प्लॉयज। तो आइए लास्ट लाइन पे चलते हैं। इवन वेयर द सेकंड लास्ट लाइन पे चलते हैं। Even where the members of the organization are willing to cooperate,
कोऑर्डिनेशन गिव्स डायरेक्शन टू दैट विलिंग स्पिरिट। तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये सेकंड लाइन हो गया। थर्ड में हमने यही चीज लिखी है, cooperation in the absence of coordination will lead to wastage of efforts and coordination in the absence of cooperation will lead to dissatisfaction amongst employees। अब देखो बच्चों, अगर आप ये लिख के आते हो और अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत कर देते हो और इस ऐसे लिख के बॉक्स में बना देते हो तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। जो पेपर आपका चेक कर रहा है वो कहेगा यार बच्चे ने कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट भी किया है। तो कहीं ना कहीं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जहां कट रहा था वहां कटने से रह जाएगा मार्क्स। वो कहेगा नहीं यार बच्चे ने बड़ा अच्छा पेपर किया, यहाँ नंबर नहीं काटता। तो ये जो चीजें है ना, आप प्लीज ट्राई टू ग्रैब, मतलब उसकी अटेंशन को पाने की कोशिश करो, जहां तक हो सके अपने एग्जामिनर जो उसके दिल जीतने की कोशिश को बताइए। बच्चों यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या कर सकते थे, नीचे कंक्लूजन लिख सकते थे दैट इट इज वही सिंक्रोनाइज वाली लाइन, ठीक है ना। तो हम नीचे कंक्लूजन लिख देना सिंक्रोनाइज। अब देखो बच्चों, एक बार देखो अब हमारा बचा क्या है वो बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक हाफ पेज नेक्स्ट बचा हुआ है, दिख रहा है? अरे यार ये जरा वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से, बैकग्राउंड हटा दो। हाँ नहीं वो कोई नहीं, ये दिख रहा है ना। एक नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 1.13 पे आइए, थोड़ा सा ये बचा है हमारा, और एक बार 1.12 पे आइए, 1.11 पे थोड़ा सा ये बचा, मतलब टोटल ये एसेंस वाला क्वेश्चन बचा है, एक पेज बचा है। लेकिन मेरे को पता है कि आप लोगों को का आज क्लास है बहुत है, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। तो अब मेरी बात को सुनिए, जैसे कल प्रॉमिस किया था हम 1 घंटे की, जैसे आज भी 1 घंटे की क्लास नहीं हुई, 40 मिनट्स की क्लास ही हुई है, कल भी 40 मिनट्स की क्लास रखते हैं, अपने इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। कल सबकी छुट्टियां है, मेरे को जितना पता है कल सबकी छुट्टियां है, ठीक है। नहीं सर, कल मेरी स्कूल है, मेरी कल स्कूल है आपका सर। स्कूल है, अच्छा। हाँ क्योंकि जी। कल एक बार कल 9th है, वैसे मैं बता दूं आपको, कल 9th है बेटा। आज का आपका होमवर्क है, आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन 2 बार लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन 2 बार, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन 2 बार, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स का हेडिंग्स एक बार और एक बार डिटेल में, हेडिंग्स एक बार और एक बार डिटेल में आपको भेजना है मेरे को आज शाम को 8 बजे तक। चलो 2 घंटे और आगे, आज शाम को 8 बजे तक भेजना है। क्या क्या फिर से रिपीट करता हूँ, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन 2 बार, फीचर्स एक बार, हेडिंग्स और एक बार डिटेल, मतलब एक बार डिटेल एक बार हेडिंग्स, तो 2 बार आपकी हेडिंग्स हो गई एक तरीके से, ठीक है। आज शाम को 8 बजे तक, कल हम 12 बजे मिल रहे हैं, इस चैप्टर को कल हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट वीक के टाइम डिसाइड करेंगे। ऑल ओके? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? चलिए कल मिलते हैं 12 बजे। ओके, बाय बाय, बाय बाय।